हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं जीएस जो आपका टीआरई 3.0 में आता है, जिसका 40 मार्क्स जो आते हैं वो किस बुक से आते हैं। ठीक है, बुक का भी देखेंगे और अदर सोर्स जो भी होगा इसका देखेंगे, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किया था कि सर ये बुक बता दीजिए। तो ऐसे तो सभी को बताना मुश्किल है, बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसकी जो सोर्सेज है वो क्या है और इसके क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। ठीक है, और ये पूरा फुल एनालिसिस मैंने पहले से अपलोड किया हुआ है। इसमें केवल आपके क्वेश्चंस की बात करेंगे और आपके जो बुक सोर्सेज हैं उसकी बात करेंगे। तो ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं यहाँ पे। और टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन मिलेगी। ठीक है, पूरा एनालिसिस मिलेगा और ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो देखिए, इसमें आपका हिस्ट्री का जैसे इसका पैटर्न होता है, हिस्ट्री फिर ज्योग्राफी होता है आपका। ठीक है, और साइंस मैथ्स होता है और करंट अफेयर होता है। तो सभी में 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसका मैंने पहले ही बताया था आपको, आप सभी लोग जानते हैं 8 मार्क्स का आता है, तो 8 5 40 होता है। ठीक है, इस तरीके से 40 मार्क्स का डिवाइडेशन होता है। ठीक है, तो इसमें आपका हिस्ट्री का देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन था 55 नंबर। आपने अगर टीआरई 3.0 दिया होगा जो कैंसिल वाला हुआ था, तो आपको ये क्वेश्चन पता होंगे। हालांकि पेपर कैंसिल जरूर हुआ था, लेकिन क्वेश्चन जो है वो भी आपके सिलेबस वाइज दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसका एनालिसिस करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी 3.0 जो भी हुआ था उसका मैंने एनालिसिस किया हुआ है, आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी 40 मार्क्स के थे हिस्ट्री ज्योग्राफी और साइंस का, ठीक है, उसमें मैंने बताया हुआ है। तो ये आपका 3.0 का है। इसमें देखिए आपका 55 नंबर क्वेश्चन था। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था। तो ये देखिए आपका बीपीएससी ने इसे पेशवा माना था। ये आपका एनसीईआरटी क्लास 8 का बुक से लिया गया था। यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है और मैंने हाईलाइट किया हुआ है, उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया था। ये आपके जो नाना साहब है उनके बारे में पूरा ये टिप्पणी लिखी हुई है। ठीक है, ये आपका क्लास 8 है एनसीईआरटी का, और जब जनता बगावत करती है तो ये आपका चैप्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। ये आपका थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था, बाकी मुझे ये एनसीईआरटी में तो नहीं मिला था, लेकिन हाँ, अगर आपके पास ल्यूसेंट की बुक होगी, सभी के पास होती है। ठीक है, तो ल्यूसेंट का भी थोड़ा सा सारा ले लीजिएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस काफी मिल जाते हैं। क्योंकि आपका जो आधुनिक जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है वो इससे भी पूछा जाता है, क्योंकि इंडियन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इंडियन जो आपका हिस्ट्री होता है इससे जुड़ा हुआ होता है, और बिहार स्पेशल आपको तो पढ़ना ही वैसे भी, तो आप ल्यूसेंट का भी आप थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं उसमें। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन था 56 नंबर, किसने और या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या कर दी थी। तो ये दामोदर एवं बालकृष्ण थे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ल्यूसेंट है उसमें बुक में देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो प्लेग के समय की जातियों के प्रभावित होकर पुणे के चापेकर बंधु, तो इन्हें चापेकर बंधु बोला जाता था। दामोदर और बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रेंट एवं एयरस्ट की हत्या कर दी थी। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और ये काफी हाईलाइटेड रहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन एक है आपका 58 का, ये भी आपका ल्यूसेंट से ही मिला था मुझे। 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एससी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था। तो ये आपकी सिंगापुर में किया था। ठीक है, बीपीएससी ने इसे माना है, और ये आपका एनसीईआरटी क्लास 8 में मिलेगा आपको। ठीक है, वहाँ पे डेट तो नहीं दी गई, लेकिन हाँ वहाँ पे दिया गया है। और बाकी इसका जो ल्यूसेंट में आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये आपका देखिए वन लाइन फैक्ट दिया गया यहाँ पे। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद जो आपकी 18 अगस्त 1945 को वायव्य भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। ठीक है, जो आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने थे, तो उन्होंने यहाँ पे एक आपकी आजाद जो अस्थायी सरकार की यहाँ पे स्थापना करी थी। कहाँ पे? सिंगापुर में। तो यहाँ पे डेट भी दी गई, मेंशन की गई। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिखा देते हैं। ये मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बात करता हूँ इसके जो सोर्स के बारे में। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा, जो है आपकी यात्रा था, मार्च ये आपका महीना नहीं है, यात्रा की बना। ठीक है, का नेतृत्व कर रहे थे। तो ये देखिए न्यूकैसल से ट्रांसवाल तक की ये यात्रा की थी उन्होंने। ये आपका क्लास एनसीईआरटी क्लास 10 का है। ठीक है, तो यहाँ पे हिस्ट्री एक आपका चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में, और अगर आपने एससीईआरटी पढ़ी होगी तो इसमें भी आपका एक चैप्टर दिया गया है। ठीक है, बिहार की एससीईआरटी में भी। यहाँ पे देखिए ये जो बॉक्स में दिए होते हैं, थोड़ा सा जूम आउट किया मैंने, कम दिख रहा होगा। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूर फोकरस्ट से गुजर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए 6 नवंबर 1913 को न्यूकैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे थे। इस जुलूस में महात्मा गांधी जी मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे साफ दिखा हुआ कि महात्मा गांधी ने
न्यूकासल से ट्रांसवाल तक की यात्रा की थी, ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। तो वहां पे सबसे पहला सत्याग्रह वहीं पे आरंभ किया था उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका एक चैप्टर है इसी में भारत के राष्ट्रपद में, तो 2 क्वेश्चन इसी से लिए गए थे। ये देखिए आपका 61 नंबर क्वेश्चन है। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। तो ये आपका क्लास 10th का हिस्ट्री है, ठीक है। तो वहां से लिए गए, देखिए यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी, और ये इजाजत उन्हें विरले ही कभी मिलती थी, मतलब कभी कभार ही मिलती थी। तो ये आपका यहाँ पे पूरा दिए गए, और ये वहां से क्वेश्चन एज इट इज उठाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए, देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च की स्थापना जो आपकी थी, इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1906 की हुई थी। तो ये आपका क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक, तो यहाँ पे देखिएगा, आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे हाईलाइटेड था, देखिए ये रहा। 1865 में भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने के सहयोग दिए गए, देखिए यहाँ पे इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई थी, ठीक है। तो ये आपका वहीं से लिए गए, और ये आपका चैप्टर देखिए यहाँ पे दिखा हुआ, वन्य और समाज और उपनिवेशवाद, ठीक है। तो ये वहां से लिए गए। नेक्स्ट देखिए, ये आपका क्वेश्चन, ये 2 मुझे नहीं मिले थे, बाकी 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस होते हैं, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी से ही मिलते हैं। किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन डायमंड की चाबियां सौंपी गई थी? ये आपके सैफुद्दीन केसरी थे, ठीक है। और ये आपके जो एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें काफी पूछे जाते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन है आपके, ये बिहार स्पेशल का था क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बिहार का 1-2 मिलते हैं इसमें 8 क्वेश्चन में। बाकी आपका इंडियन हिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि 8 क्वेश्चन होते हैं। बाकी आप स्पेसिफिक जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और बिहार के परिप्रेक्ष्य में। और ये आपका हिस्ट्री के क्वेश्चन से 8। चलिए आपको ज्योग्राफी के 8 क्वेश्चन दिखाते हैं। ये 8 क्वेश्चन आपके हैं साइंस के, तो चलिए इसको भी देखते हैं एक बार। 36 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं? तो ये एमिनो एसिड्स में होते हैं, ठीक है। तो देखिए आप ये रखिएगा, ये आपका टीआरई 3 जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन नहीं, ये जो आपका कैंसिल हुआ था पेपर उसके क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिलेबस एक ही होता है। देखिए ये एमिनो एसिड्स के बारे में दिया गया, और ये आपका क्लास 10th है, सॉरी क्लास 7th का है, एनसीईआरटी प्राणियों में पोषण। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड्स में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से लिया गया क्वेश्चन। देखिए इसमें पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं? देखिए आपका ये होते हैं एमिनो एसिड्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका क्लास 10th का जैव प्रक्रम, ठीक है। तो ये काफी बड़ा चैप्टर है और बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक मैंने अभी आपको ज्योग्राफी का भी बताया था, एक चैप्टर था 9th क्लास का था, ठीक है। उसमें भी काफी 8 से 10 क्वेश्चन उसी में पूछे गए थे। अभी जो आपका जो एसएससी में ज्योग्राफी आती है उससे पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पाचन के बाद जो आपका प्रोटीन होता है किसमें चेंज होता है? आपका एमिनो एसिड्स में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में और जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, तब वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। ये आपका क्लास 10 का ये बुक, ठीक है। 9 और 10 से आपकी काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो या साइंस हो, ज्यादातर आपकी चीज आती है। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर क्वेश्चन था, ये क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपका है CFC, ठीक है, निर्मुक्त होती है तो निम्नलिखित में से क्या विनिष्ट हो जाता है? तो देखिए ओजोन के मॉलिक्यूल्स ये आपके विनिष्ट होते हैं। ये क्लास 10th का आपका एनसीईआरटी बुक है। यहाँ पे देखिए चैप्टर 15 है, ये हमारा पर्यावरण। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है 1980 में आपका वायुमंडल में ओजोन परत की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आई थी, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे मानव संश्लेषित रसायनों को इसका मुख्य कारक माना गया था, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हिंट में दिया गया था, आपका क्वेश्चन पूरा नहीं दिया गया था। यहाँ देखिए एक ये आपका क्लास 10th का एससीईआरटी जल प्रदूषण में, जहाँ ओजोन होती है सूर्य की परावर्तनीय किरणें CFC को तोड़कर क्लोरीन बना देती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए ये आपका रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? तो देखिए आपका प्लाज्मा जो होता है आपका तरल माध्यम होता है। वैसे आपका प्लेटलेट्स भी होता है, लेकिन यहाँ पे रक्त में पूछा गया प्लाज्मा, ये आपका इसमें सबसे ज्यादा आपका वाटर की मात्रा होती है, ठीक है। तो देखिए आप रक्त के तरल अदात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में आपके RBC, WBC और प्लेटलेट्स सभी होते हैं इसमें।
तो प्लाज्मा जो आपका सबसे इसमें बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका था, रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है, ठीक है। सॉरी, ये मैंने दोबारा से दिखा दी, प्लाज्मा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका है, इसमें इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं, तो ये आपके अपघटक के रूप में क्रियाशील होते हैं। तो जो आपके अपघटक होते हैं वो आपके डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे दिया गया है, पूरा इसी से लिया गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं, तो आपके अपघटक, वही दोबारा से क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपका देखिए क्लास 10th में भी ये दिया गया, एक क्वेश्चन दो जगह पे मैंने दिखाया हुआ, देखिए यहाँ पे जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृतजैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, ये सूक्ष्म जीव ही अपमार्जक कहलाते हैं, ठीक है, जो डिकम्पोजर होते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ये आपका क्लास 10th का है, कार्बन एवं यौगिक। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। साबुन का जो उद्योग है, साबुन उद्योग का उपजात क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उपजात जो होता है, साबुन निकाल लेने के पश्चात ग्लिसरॉल बचे हुए विलेन में रह जाता है, जिसे प्रवाजी आश्वन के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका जो उपजात होता है वो आपका ग्लिसरॉल बचता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होता है। देखिए यहाँ पे भी आपका लिखा हुआ है, ये आपका साबुनीकरण अभिक्रिया दी गई थी, ये आपका क्लास 10th का एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है पूरा साबुनीकरण की अभिक्रिया दी गई, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके एनसीईआरटी में नहीं थे, देखिए जो स्टेशनरी उपग्रह होता है अनुमानित किस ऊंचाई पर उड़ते हैं, तो ये 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। वैसे इसका जो आंसर था वो 36,000 था, लगभग में यहाँ पे 35,000 बताया गया, ठीक है। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, देखिए ये भूस्थैतिक उपग्रहों की तुलना करेगी, ठीक है। भूस्थैतिक जो होते हैं आपके 36,000 की ऊंचाई पर उड़ते हैं। और नेक्स्ट देखिए ये आपका है 32 नंबर क्वेश्चन, किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये आपका 2.0 में भी ऐसे ही पूछा गया था क्वेश्चन उसमें, और 3.0 आपका री एग्जाम हुआ था शायद, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्लास 10th का है और विद्युत नामक एक चैप्टर है उसमें दिया गया है, इसमें कौन सा आपका एक जैसा जो पावर होता है विद्युत पावर, तो देखिए पी बराबर ये आपका वी आई होता है, आई स्क्वायर आर होता है, लेकिन आई आर स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें ए वाला नहीं होगा, और ये आपका विद्युत से लिया गया, देखिए यहाँ पे पी इक्वल टू वी आई होता है, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, और पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो ये 3 फॉर्मूला है इसके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपके विद्युत में भी दिया गया है, ये आपका जो क्लास 10th का एग्जाम्पलर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है, ये इतने फॉर्मूले थे पी के, ठीक है, पावर के, पी इक्वल टू वी आई, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पी इक्वल टू वी आई और पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये आपके फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखिए प्रदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, देखिए आपके ये मरकरी वाष्प और आर्गन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्लास ये आपका इसमें तो नहीं दिया गया, आपका ल्यूसेंट में आपका दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में तो नहीं मिला था ये। ट्यूबलाइट में सामान्यतः पारा का वाष्प और आर्गन गैस भरी होती है, ठीक है। तो ये आपके 8 क्वेश्चन थे, और ये भी आपके ज्यादातर क्वेश्चन जो थे वो एनसीईआरटी से लिए गए थे। बाकी ल्यूसेंट की बुक भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको सोर्स बता दे रहा हूँ इसका जो आपको पढ़ना चाहिए 40 मार्क्स के लिए। तो आपको देखिए आप हो सके तो पूरा एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके पास अभी काफी टाइम है, ठीक है। जो हिस्ट्री आती है आपकी, और ज्योग्राफी, और आपका आता है इसमें मैथ्स, ठीक है, साइंस होता है, और करंट अफेयर आता है, ठीक है। तो आपका देखिए हिस्ट्री होगा, और ज्योग्राफी हो गया, और ये आपका साइंस हो गया, ये सभी आपको ना इसकी एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। इसके बिना आपका कुछ हो नहीं पाएगा, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। करंट के लिए आपको स्पीडी, एक स्पीडी बुक आती है, ठीक है, स्पीडी आती है, घटना सार आते हैं, 2 पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है। और ये आपका हो सके तो आप मंथली पढ़ा कीजिए, जो अभी पेपर होगा तो ये तो आपको मंथली पढ़ना जनवरी से आप स्टार्ट कर दिए, क्योंकि 1 साल का तो करंट पूछता ही है इसमें। बाकी मैथ्स के लिए मैं आपको बताऊं कि जो आपकी घटना चक्र की बुक आती है जो 69 की बीपीएससी की है, तो उसमें आपके क्वेश्चन दिए गए जो जनरल मैथ्स के क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो आपका जैसे आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो आपका 40 मार्क्स की मैथ्स आती है, ठीक है, तो वो तो कर लेंगे। जो आपका जैसे मान लीजिए यहाँ पे ज्योग्राफी वाले हैं या हिस्ट्री के हैं, ठीक है, इकोनॉमी ये सभी है, एसएससी वाले हैं, तो वो मैथ्स में थोड़ा सा वीक रहते हैं, क्योंकि 8 क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े टफ पड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें आपका प्रोबेबिलिटी पूछते हैं और आपका
इसमें प्रायिकता के अलावा आपका जो होता है एडवांस मैथ में भी काफी पूछते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके 8 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको अच्छी खासी अगर मैथ आती है तब भी आप 8 क्वेश्चन मुश्किल से ही लगा पाएंगे, ठीक है। और नहीं तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस में होना चाहिए एसएससी वालों के लिए। बाकी अगर आप मैथ्स और साइंस के बैकग्राउंड से तो आपका इन सभी पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री इतनी ज्यादा टफ नहीं पूछता है, आपके जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है वो काफी पूछता है, और जो मीडियल हिस्ट्री होती है वो बहुत ही कम, मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री होती है बहुत ही कम पूछता है, मतलब प्राचीन और मध्यकालीन वाला। तो आपका जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो ज्यादा पूछता है। और इसमें बिहार का स्पेशल कभी कभार पूछ देता है 2 से 3 क्वेश्चन, बाकी जल्दी पूछता नहीं है इसमें जीएस में, ठीक है। इसके स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका हिस्ट्री वाला हो गया 40 नंबर का, उसमें बिहार स्पेशल पूछता है। तो आपको देखिए मैंने बता ही दिया एनसीईआरटी है, ठीक है। एनसीईआरटी मस्ट है आपकी 6 to 10 तक आप तो पढ़ ही लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका देखिए जैसे अगर आप साइंस का 40 नंबर का अगर पढ़ते हैं तो उसमें आपका क्या होता है 6 to 12 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि 11th का इस बार 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, 11th की जो बुक है उससे आए थे क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप 10 तक भी पढ़ते हैं ना तब भी आपके 35 तो क्वेश्चन आराम से उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस होते हैं, या आपका जो जनरल साइंस होता है या जनरल जो बुक होती है कोई भी, सोल्यूशन की बुक होगी आपकी, अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हैं इसे। और बाकी जो भी बुक पढ़े आप एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद में, और एक बार में नहीं होगी, आप एक बार कर लीजिए, फिर इसका एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर आता है, ठीक है। एग्जाम्पलर 9th क्लास और 10th क्लास का दोनों का आता है, उसे अच्छे से लगा लीजिए। बाकी 1 से 2 बार एनसीईआरटी को पढ़ जाइए, अभी आपके पास काफी टाइम है। और इसके साथ साथ में आप एमसीक्यूज की बुक भी ले सकते हैं। तो एमसीक्यूज के लिए आपको जो आपकी 69th और 70th, अभी तो 70th बीपीएससी चल रहा है, ठीक है। तो 69th की आपके पास घटना चक्र की बुक होगी, अगर आपके पास ना हो तो आप चैनल पे ज्वाइन कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको 69th का घटना चक्र मिल जाएगा। तो आपको घटना चक्र की बुक जो है ना वो पूरी आपको 2 से 3 बार उसे रिवाइज करनी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके जो पीवाईक्यू है वो अच्छे से बन जाएंगे, क्योंकि उसमें आपके जो भी बीपीएससी के एग्जाम्स हुए हैं उनसे क्वेश्चंस आपके मैच कर जाते हैं। काफी क्वेश्चंस जो आपके जीएस के आपको देख लीजिएगा, जीएस के काफी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, और एनसीईआरटी में तो मिलेंगे वैसे भी, लेकिन आपको जीएस के क्वेश्चन काफी मिल जाएंगे, और ज्यादातर आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन उससे मिलेंगे, और आपका जनरल साइंस के उससे भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपका 69 का जो घटना चक्र आता है उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, और एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। और करंट के लिए मैंने बता दिया, आपको स्पीडी पढ़ना है और घटना साठ पढ़ना है, ठीक है। घटना साठ छोटी सी आती है बुक, ठीक है, पॉकेट बुक आती है, उसे आप ले लीजिएगा। अभी 6 मंथ की आती है, ठीक है, और 1 साल की भी आती है, शायद अर्धवार्ष की आती है मुझे जहाँ तक याद है, ठीक है। तो आप उसे पढ़ लीजिएगा। और अभी अगर नहीं पढ़ना तो आप ऐसा कीजिएगा, जो भी जैसे गौरव सर है तो आपका उनका मंथली वाला जो आता है, जो भी मंथली आपका जनवरी से स्टार्ट कीजिएगा, उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो एग्जाम से पहले आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको रिवाइज करना होगा केवल। तो इतना सब कुछ था मैंने जो बताया था आपको। काफी आप लोगों ने कमेंट किया कि बुक्स बताइएगा कमेंट में। तो ऐसी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है इसके लिए कि आपको एक बुक पढ़ने से ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी, बाकी इसके साथ में अदर सोर्स से भी ले सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज, और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा अपने, और जो भी आपके ग्रुप हो, ठीक है, और दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। और आप थियरी 4.0 की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।